बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक पार्ट 11। शहजादा आलम, एक बुरी खबर है। उबैद ने सूखा सा मुंह बनाकर कहा। अभी अभी दिल्ली से कासिद ये खबर लाया है, मेरे मुंह में खाक। सुल्तान तुगलक का इंतकाल हो गया है और दिल्ली में बगावत फैल गई है और तख्ते दिल्ली पर कोई अलाई शख्स काबिज हो गया है। क्या कह रहे हो उबैद? शहजादा हैरानी और बेयकीनी से बोला। ऐसा क्यों कर मुमकिन है? मगर शहजादे, ऐसा हो चुका है। दमिश्की ने ताइद भरे अंदाज में सर हिलाते हुए पूरी यकीन लहजे में जवाब दिया और शहजादा करीब धरी कुर्सी पर हारे हुए जवारी की तरह धप से बैठ गया। उसके दोनों नाहंजार मुसाहिब उस पर बिजली गिराकर वापस जा चुके थे और उसे अपना सर घूमता महसूस हो रहा था। उबैद शायर और शेखजादा दमिश्की यहां से फारिग होकर लश्कर के चारों बड़े सरदारों मलिक तैमूर, मलिक गुल अफगान, मलिक काफूर महरो और मलिक नगीन के पास गए। आप लोगों के लिए एक इंतहाई बुरी खबर है। उबैद शायर ने बात का आगाज किया। वो ये कि सुल्तान का इंतकाल हो गया है, दिल्ली में बगावत फैल गई है और एक अलाई शख्स तख्त पर काबिज हो गया है। उसने दम भर को रुक कर उन चारों के चेहरों की तरफ देखा। वहां हैरत और बेयकीनी के सिवा कुछ न था। यहां तक तो ठीक है, पर अब आगे की सुनो। दमिश्की आगे बढ़ा और ड्रामाई अंदाज में गोया हुआ। क्योंकि आप सबका खानदान अलाई से ताल्लुक है, इसलिए शाहजादे जोना खान ने अपने वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया है कि वो आप चारों को गिरफ्तार करके कत्ल कर दें। क्या बकते हो? मलिक डपट कर बोला। शाहजादा ऐसा नहीं कर सकता, खबर देना हमारा काम था, वो दे दी। अब आप माने या ना माने ये आपका काम है, हम तो रुखसत होते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वो चारों हैरान परेशान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों से सरासीमगी आया थी। हमें अपने अपने दोस्तों को मुतला कर देना चाहिए। कुछ देर बाद मलिक काफूर महरू ने कहा और वो चारों खेमे से निकलकर लश्कर की तरफ दौड़ पड़े। उस खबर के फैलते ही लश्कर में अजीम फितना जाग उठा और जिधर जिसके सींग समाए मफरूर हुआ। हालात की उस करवट ने जोना खान को हिरासा कर दिया था। उसके सरदार उससे बागी हो चुके थे, मौत उसके सर पर मंडला रही थी। ऐसे में फेरोज खान हाथ में एक इमाम जामिन लेकर उसकी जानिब बढ़ा। ये क्या है? जोना खान ने मुतवाहिश लहजे में पूछा। ये आपकी हिफाजत के लिए आपके किसी बही ख्वाह ने भेजा था। फेरोज खान ने वो इमाम जामिन जोना खान के बाजू पर बांधते हुए धीमे लहजे में कहा। पहले मैं इसे बांध ना सका था, मगर अब इसका बांधना नागुज़ीर है, क्योंकि ये इमाम जामिन किसी बेकरार दिल से निकली दुआओं के गिरोह से बंधा है। मैं पूछ सकता हूँ ये किसकी तरफ से है? जोना खान ने बाजू पे बंधे इमाम जामिन की तरफ देखकर फेरोज खान से सवाल किया। मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही उस हस्ती का नाम जबान पर ना लाने का आपसे वादा कर चुका हूँ। इससे कबल कि वो फेरोज खान से कोई सवाल करता, उसके दो वफादार साथी इफ्तिखार खान और मलिक सौदा खान खेमे में सूरत से दाखिल हुए। शहजादे, खेमे के चबूतरे के पिछली जानिब घोड़े तैयार खड़े हैं। आप और फेरोज खान उन पर सवार होकर मैदान से निकलिए। शहर की फसील के बाहर हम भी आपसे आ मिलेंगे। जोना खान फेरोज खान का हाथ थामकर खेमे से निकला और तेजी से घोड़े पर सवार हो गया। फेरोज को उसने अपने पीछे ही सवार कर लिया था। उसके साथ चंद और वफादार भी शामिल हो गए थे। वो सब तेज रफ्तारी से देवगढ़ की तरफ रवाना हो गए। जोना खान के फरार की खबर मिलते ही राजा प्रताप रोदरा दोम ने किले का दरवाजा खोल दिया। उसकी ताजा दम फौज लश्कर पर टूट पड़ी। बचे कुचे लश्करी जान बचाकर भागे, मगर राजा के सिपाहियों ने तेलंगाना की सरहद तक उनका पीछा किया। चंद सरदार जो अपने दस्ते लेकर पहले निकल गए थे वही जिंदा बच सके। बाकी लश्कर कुछ वबा और मौसम की सख्ती के बाइस और कुछ राजा की फौज के हाथों मौत के घाट उतर गया। जोना खान ने कारिंदा दहली की खबर लाने को रवाना किया, जिसने देवगढ़ पहुंचने तक सुल्तान तुगलक की सलामती और खैर आफियत की खबर बाहम पहुंचाई, जिसे पाकर जोना खान की जान में जान आई और देवगढ़ में उसने असर नो लश्कर तश्कील देना शुरू किया। वो चारों सरदार जो शुरू में ही लश्कर से निकल भागे थे, उनका अंजाम भी कुछ अच्छा ना हुआ। मलिक तैमूर तेलंगाना में तबई मौत मर गया, जबकि मलिक नगीन को हिंदू मरहटों ने कत्ल करके उसकी लाश जोना खान को भिजवा दी। मलिक गुल अफगान, मलिक काफूर, उबैद शायर और शेखजादा दमिश्की को गिरफ्तार करके जोना खान के रूबरू लाया गया। उसने उन्हें कैद करके दहली की तरफ रवाना किया, जहां गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें जिंदा दरगोर कर देने का हुक्म सादिर फरमाया और उनके अहलो अयाल जो दिल्ली में मुकीम थे उन्हें भी हाथियों के जरिए मौत के घाट उतार दिया।
जोना खान देवगढ़ में 4000 का लश्कर तैयार करके दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। शहर के दरवाजे पर गयासुद्दीन तुगलक बनफ्से नफीस खुद मौजूद था। वो अपने लख्ते जिगर को जिंदा सलामत पाकर खुशी से निहाल हो उठा। बेसाख्ता आगे बढ़कर उसने जोना खान को अपने सीने से लगा लिया। जोना खान भी बाप को जिंदा सलामत देखकर मसरूर हुआ। दोनों कितनी देर एक दूसरे के सीने से लगे बेकल धड़कनों को आसूदगी बख्शते रहे। अलग होते वक्त सुल्तान का हाथ जोना खान के बाजू पर बंधे इमाम जामिन पर पड़ गया। ये क्या है? उसने बेसाख्ता सवाल किया। यह इमाम जामिन है। जोना खान ने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया। शायद इसी की बरकत से आज आप मुझे सही सलामत देख रहे हैं। यह बात वो सोच कर रह गया था और उस सोच के साथ ही उसके जहन में बेसाख्ता ज़रनिगार का ख्याल जाग उठा। पहली बार उस ख्याल से उसे कोई नागवारी महसूस नहीं हुई थी, बल्कि एक मौहूम सा तबस्सुम उसके लबों पर बिखर गया था। फेरोज खान हैरान नजरों से उसके होंठों पर बिखरी मुस्कुराहट की रोपहली धूप देख रहा था। तेलंगाना में लश्कर की तबाही और जिल्लत के साथ शिकस्त खोरदा वापसी ने जोना खान के दिल पर एक दाग बना दिया था और वो अजियत के उस दाग को फतह के पानी से धोने का आरज़ूमंद था। चुनाचे चंद माह बाद उसने बाप से दोबारा तेलंगाना फतह करने की ख्वाहिश का इजहार किया। खुद सुल्तान भी यही चाहता था, सो उसने एक बड़ा लश्कर तश्कील देना शुरू किया। वक्त आहिस्ता रवी से गुजर रहा था। जोना खान को जब मौका मिलता वो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिरी देने पहुंच जाता था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उससे खास उनसियत और मोहब्बत रखते थे और वो भी दिल से उनका मोतक़िद था। वो हर नए काम को शुरू करने से पहले उनसे मशवरा करना जरूरी समझता था। चुनाचे तेलंगाना की जानिब दोबारा रवानगी से कबल उसने हजरत ख्वाजा से दुआ की दरख्वास्त की। अल्लाह पर भरोसा रखो। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने धीमे लहजे में कहा, इंशाअल्लाह फतह व नुसरत तुम्हारे कदम चूमेगी सुल्तान मुअज़्ज़ब। जोना खान का दिल चाहा वो उनसे पूछे वो हमेशा उसे सुल्तान क्यों कहते हैं, मगर वो ये सवाल ना कर सका। अदब माने आ गया था। 1323 ईस्वी को जोना खान लश्कर लेकर एक बार फिर तेलंगाना की तरफ रवाना हुआ। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ यकीन बनकर उसके दिल में धड़क रही थी। वो पूरे एतमाद के साथ तेलंगाना पर हमलावर हुआ। राजा की अफवाज ने सख्त जानी से मुकाबला किया। कई रोज तक जंग जारी रही। आखिरकार उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। जोना खान ने राजा को उसके खानदान समेत गिरफ्तार करके दिल्ली रवाना कर दिया और खुद कुछ अरसे वहीं ठहर गया। उस जंग के नतीजे में बेअंदाजा माल गनीमत हाथ आया। तेलंगाना को सल्तनत दिल्ली में शामिल कर लिया गया। वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया और उसे भी सल्तनत दिल्ली का एक सूबा बना दिया गया और वहां एक मुसलमान सूबेदार मुकर्रर कर दिया गया था। जोना खान ने दिल्ली वापस आते हुए उड़ीसा की हुकूमत पर हमला किया। यहाँ से भी काफी माल गनीमत हाथ आया और यूं फतह और नुसरत के शादियाने बजाता जोना खान दिल्ली पहुंचा। उसकी आमद और फतह की खुशी में दिल्ली में जश्न का सा समा था। कई रोज तक गुरबा में खाना और कपड़े तकसीम किए जाते रहे। उन फतुहात ने सुल्तान तुगलक का वकार कुछ और बुलंद कर दिया था। गो के बदख्वाह अब भी मौजूद थे, मगर उन्हें अब जबान खोलने की जुर्रत ना थी। मगर जब भी मौका मिलता वो सुल्तान के कान भरने से बाज ना आते थे। उन्हीं बदख्वाहों में एक मलिक लखी भी था। शराब पीना और जुआ खेलना उसके महबूब मशागिल में से थे। यही वजह थी कि एक बार जब वो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिर हुआ तो उन्होंने उसे वापस भेज दिया था। वली अहद जोना खान के सामने अपनी ये तजलील उसे सख्त नागवार गुजरी थी। उसे गुमान हुआ क्योंकि वली अहद सल्तनत हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने हाजिर रहता है। शायद इसी वजह से हजरत निजामुद्दीन औलिया उसकी बड़ाई करते हैं। चुनाचे उसने फैसला किया वो सुल्तान के कान हजरत निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ भरकर उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा। उस शाम दरबार का खसूसी इजलास मुनक्किद था। सुल्तान ने उस वक्त दरबार बंगाल के हालात पर गौर करने के लिए बुलाया था। तमाम उमरा वज़रा दरबार में मौजूद थे। मलिक लखी भी सर झुकाए कोने में हाथ बांधे खड़ा था। बंगाल में बलबन के बेटे बुगरा खान के जमाने से सूबेदारी मौरूसी हो गई थी, लेकिन ये सूबेदार सुल्तान दिल्ली की क़यादत तस्लीम करते थे। खुतबा और सिक्का सुल्तान दिल्ली के नाम का चलता था। बुगरा खान के बेटे शमसुद्दीन की वफात के बाद उसके बेटों के माबैन जाननशीनी के लिए कशमकश शुरू हो गई थी। उनमें से एक बेटे नासरुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से मदद की दरख्वास्त की थी। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है मलिक इस्माइल? सुल्तान तुगलक ने अमीर से सवाल किया। मेरा ख्याल है कि आप जो कुछ सोच रहे हैं इन हालात में वही दुरुस्त है। मलिक इस्माइल के जवाब से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। जोना खान का ख्याल था कि इस बार भी उसे ही लश्कर कशी का मौका दिया जाएगा, मगर इस बार सुल्तान ने खुद बंगाल जाने का फैसला किया। सुल्तान के फैसले से वली अहद के चेहरे पर मायूसी का रंग बिखर गया। मलिक लखी बगौर उसके चेहरे का जायजा ले रहा था। दरबार के बर्खास्त होने के बाद मलिक लखी सुल्तान के साथ उसके ऐवान खास में चलाया। मलिक लखी, कुछ कहना चाहते हो? उसे कशमकश में मुब्तला पाकर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने सवाल किया।
अल्लाह ने सुल्तान मुअज़्ज़म को रोशन दिमाग अता किया है, जिसे इल्म व आगाही की रोशनी से मजीद चार चांद लगा दिए हैं। मैं अपनी जहालत के तुफैल एक सवाल करना चाहता हूँ। मलिक लकी ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सुल्तान ने रसान भरे लहजे में जवाब दिया। सरकार, राग रंग कवाली महफिल समा क्या इस्लाम में जायज़ है? राग रंग तो नहीं, अलबत्ता हमदिया, नातिया और सूफियाना कलाम जायज़ है, सुल्तान ने जवाब दिया। ढोल ताशे तबले ताली के साथ कवाली और कवाली पर हालो धमाल भी जायज़ है? मलिक लकी ने फिर सवाल किया। नहीं, ये सब बातें नाजायज़ और फजूल है, सुल्तान ने दो टोक लहजे में जवाब दिया। रक्सो धमाल गैर इस्लामी और गैर शरई है, इसकी कतई इजाज़त नहीं है। मगर सरकार, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर तो रोज ये तमाशा होता है। मलिक लकी अब असल मकसद की जानिब आया। तबले की थाप पर कवाल सुर मिलाते हैं, ताली पीटी जाती है और लोग बदमस्त होकर नाचने लगते हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें गलत फहमी हुई है, सुल्तान ने कहा। शहजादा जोना खान वहां अक्सर जाता है, उसने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई। वो क्यों बताने लगे? मलिक लकी ने दिल जले लहजे में कहा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वली अहद का दिल मुट्ठी में लिया हुआ है। वो तो उसे सुल्तान हिंद कहकर मुखातिब करते हैं और शाहजादे के सामने भी महफिल समाज जारी रहती है। अक्सर वो भी झूमने लगते हैं, बस उठकर दीवाना वार चकराने की कसर बाकी रह जाती है। ला हौला वला कुव्वता। सुल्तान की पेशानी पर नागवारी की लकीरें खिंच गईं। अगर ये सब दुरुस्त है तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को कहलवा दो कि दरबार में हाजिर होकर अपने इन तमाम गैर शरई आमाल की माफी मांगे और आइंदा ऐसे अमल से बाज रहे जो हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। मलिक लकी के चेहरे पर मुसरत बिखर गई। वो वहां से निकलकर सीधा जोना खान की नशिस्तगाह में पहुंचा। उस वक्त जोना खान अपनी नशिस्त पर उदास और खामोश बैठा था। बंगाल की मुहिम पर उसे ना भेजा जाना उसके लिए तासुफ और मलाल का बाइस बना था। शहजादा आलम कुछ परेशान दिखाई देते हैं। वो खामोशी से उसके करीब जा खड़ा हुआ था। उसकी आवाज पर जोना खान ने चौंक कर सर उठाया। नहीं, भला फिक्र और तरद्दुद की क्या बात हो सकती है? वही तो मैं परेशान हो रहा था। क्या असल बात तो आप तक पहुंची नहीं? आप पहले से फिक्रमंद हो गए, मलिक लकी ने ड्रामाई अंदाज में कहा। कुछ खबर भी है? बदख्वाहों ने सुल्तान मुअज़्ज़म के हजरत निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ कान भरे हैं। क्या मतलब? जोना खान चौंक कर सीधा होता हुआ बोला। मतलब ये कि उनके आस्थाने पर होने वाली महफिल समा के हवाले से सुल्तान मोहतरम को यह बावर करवाया गया है कि ढोल ताशे तबले और ताली पर गाना, झूमना और मस्त होकर धमाल डालना सब गैर शरई है, मलिक लकी ने तफसीलन जवाब दिया। ओह, फिर बाबा जान ने क्या कहा? जोना खान ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में हाजिर होने और तमाम गैर शरई अमाल फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म सादिर फरमाया है। मलिक लकी के जवाब पर मुस्तरिब होकर जोना खान बोला। मलिक लकी, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को यह सब सख्त नागवार गुजरेगा। किसी तरह बाबा जान के इस हुक्म को उन तक पहुंचने से रोकना होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म के हुक्म की तामील से रोकना हुक्म अदूली और गुस्ताखी होगा। शहजादे, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? और अब तक तो पैगाम जा भी चुका होगा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान का पैगाम पैगाम्बर की जबानी सुना। उनके पुरजलाल और पुरवकार चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। उन्होंने आंखें खोलकर कासिद की तरफ देखा और दोबारा आंखें बंद कर ली। उनके पुरसकून चेहरे पर एक मौहूम सा तबस्सुम फैल गया। पैगाम्बर जवाब लेकर जब सुल्तान के हजूर पहुंचा तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बेनयाजी और अहमियत ना देने की वजह से मलिक लकी के सीने में आग सी लग गई थी। देखा हजूर वाला, दरबार में हाजिर होना तो दरकिनार, उन्होंने जवाबन एक लफ्ज कहना भी जरूरी ना समझा। ये सरासर गुस्ताखी है। पैगाम्बर से कहो वो वहां जाकर दरबार में हाजिर होने के बारे में उनका जवाब लेकर आए। सुल्तान ने कमाल जब्त का मुजाहरा करते हुए धीमे लहजे में हुक्म दिया। भला फुकरा का दरबारों में क्या काम? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने धीमे लहजे में जवाब दिया। सुल्तान से कहो वो अपना काम करे, हम फकीरों के काम में दखल ना दे। शाहो गदा का भला एक दूसरे से क्या ताल्लुक? भरे दरबार में जब पैगाम्बर ने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ये पैगाम सुनाया तो सुल्तान की पेशानी पर सलवटे सिमट आई। बाबा जान, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बरगुज़ीदा बंदे हैं। जोना खान ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा। उनकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई है कि उन्हें तुम्हारी हिमायत हासिल है। सुल्तान ने तलखी से कहा, बेहतर होगा शहजादे के इस मामले से तुम अलग रहो। दरबार में जोना खान की बड़ी इज्जत और तकरीम थी। बूढ़े और उम्र रसीदा उमरा तक शहजादे को सर आंखों पर बिठाते थे। अपनी इल्मी काबिलियत, लियाकत और खुदादाद सलाहियत में वो अपने बाप से कहीं आगे था। जिन लोगों को यह इदराक था वह उसे सुल्तान से ज्यादा अहमियत देते थे।
मगर उस वक्त सबके सामने सुल्तान का तुर्श और कड़वा लहजा जोना खान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गया था। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। गो कि वो एक फर्मा बरदार और बाप की इज्जत करने वाला और उससे मोहब्बत रखने वाला बेटा था। खुद सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक भी उसे अपने दूसरे बेटों के मुकाबले में ज्यादा चाहता था, मगर उस वक्त बाप का ये तौहीन आमेज लहजा फांस की तरह उसके दिल में चुभ गया था। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ना दरबार में हाजिर हुए और ना ही उनके यहाँ मुनक्किद होने वाली महफिल समा बंद हुई। सुल्तान बंगाल की मुहिम पर रवानगी की तैयारियों में लगा हुआ था। उस मसरूफियत के बायस या फिर उस रोज जोना खान के कहने के ख्याल से दोबारा उसने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मामले पर तवज्जो ना दी थी। मलिक लखी के एक आध बार उकसाने पर उसने जवाब दिया था, बंगाल से वापस लौटने के बाद इस तरफ तवज्जो दी जाएगी। मलिक लखी बज़ाहिर खामोश हो गया था, मगर वो खामोश बैठने वालों में से नहीं था। उसके साथ उस जैसे चंद लोग और भी शामिल थे, जिनमें एक वली नेमत खान भी था। ये वो लोग थे जिनकी खुसरो खान और मलिक काफूर की हुकूमत के खत्म होते ही रंग रलियां खत्म हो गई थी। चुनाचे वो तुगलक हुकूमत के सख्त खिलाफ थे। उनमें से कुछ का ख्याल था कि तजर्बेकार सुल्तान की निस्बत नौजवान वली अहद को चापलूसी, खुशामद और लाग लपेट से बेवकूफ बनाकर अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना यकीनन आसान होगा। शेखजादा दमिश्की और उबैद शायर भी इसी टोले के अफराद थे। उनकी इबरतनाक मौत और उनके खानदान का निस्तो नाबूद किया जाना भी इस टोले के सीने में इंतकाम की आग सुलगाए हुए था। बज़ाहिर वो सुल्तान और सुल्तान जादे के बहीख्वा और मुसाहिब थे, मगर दर हकीकत वो हुक्मरान और हुकूमत के बदतरीन बदख्वा और किसी भी तरह वली अहद शाहजादे जोना खान और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के माबैन दूरी और बोध पैदा करना चाहते थे। सुल्तान के जवाब ने शाहजादे के दिल में रंजिश पैदा की है। मलिक लखी वली नेमत खान से कह रहा था, अब ये तुम्हारा काम है कि इस रंजिश को नफरत और इंतकाम के जज्बे में किस तरह बदलते हो। तुम जानते हो ये काम इतना आसान नहीं है। जोना खान एक नेक तीनत और सालेह बेटा है। उसे बाप के खिलाफ भड़काना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। वली नेमत खान ने पुरसोच लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे पास बहुत से तरीके हैं जिनसे इस चिंगारी को भड़काकर शोला बनाया जा सकता है। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम राई का पहाड़ कैसे बनाते हो। मैं तो सुल्तान के साथ मुहिम पर रवाना हो रहा हूँ। वहां के मामलात मैं संभाले रखूंगा और यहाँ की आग तुम्हें रोशन रखनी है, बल्कि जल्दी पर तेल डालकर अलाव में बदलना है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की हुकूमत को 4 साल पूरे होकर 5वां साल लग चुका था। इन 4 सालों में कदम कदम पर जोना खान ने उसका साथ दिया था और हर पल उसकी मदद और दस्तगिरी के लिए हाजिर रहा था। हुकूमती अमूर में मसरूफ रहने के बायस उसने घर गिरस्ती की जिम्मेदारी से भी इज्तनाब बरता था। वो अब तक गैर शादीशुदा था, जबकि उसके बाद के तीनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। मखदूमा जहां भी कह कहकर अब थक चुकी थी। अब उसने मुस्तकिल खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसकी बेटी खुदावंद ज़ादा अब 14 बरस की होने को आई थी। आजकल वो उसी की शादी की फिक्र में थी। दूसरी तरफ फेरोज खान भी अब 18वें बरस में लग गया था। चुनाचे उसकी माँ बीबी कदबानों की ख्वाहिश थी कि उसके सर पर सहरा सजा दिया जाए, मगर फेरोज खान अपने से ज्यादा जोना खान के बारे में फिक्रमंद रहता था। जान से ज्यादा तायाजाद भाई का अकेलापन उसके दिल में चुटकियां लिया करता था। अब वो उम्र के उस हिस्से में था जहां वो बरसों पहले उस शाम को दालान की संगी सीढ़ियों पर जरनिगार के कहे गए जुमलों को ना सिर्फ समझ सकता था बल्कि तज्जिया भी कर सकता था। और फिर तेलंगाना की मुहिम की रवानगी के वक्त अन्ना के हाथ भेजा गया वो इमाम जामिन जरनिगार की मोहब्बत और वारफ्तगी का बेन सबूत था। मगर जोना खान मोहब्बत के उस एहसास से महरूम था। उसके नज़दीक शादी, बीवी, बच्चे सब गैर अहम और गैर ज़रूरी थे। उसके नज़दीक उन कामों से कहीं ज़्यादा अहम और ज़रूरी हुकूमती अमूर थे जिनकी खातिर उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी थी। रात सफ़र करती आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। चांदनी धुंधला गई थी। हवाओं में आगाज़े सुबह की नरमी और लताफत जाग उठी थी। फानूसों में पिघलती शम्में इख्तिताम पजीर होने को थी। शम्मों की दम तोड़ती मध्यम रोशनी में सुबह काजिब का धुंधला सा उजाला घुलता जा रहा था। मखमली सरहाने पर सर धरे सुल्तान दहली गयासुद्दीन तुगलक गहरी नींद सो रहा था, लेकिन उसकी शरीक हयात मखदूमा जहां अब तक जाग रही थी, आज उसके जीवन का साथी, उसके सर का ताज बंगाल की मुहिम पर रवाना होने वाला था। सुल्तान की जिंदगी की ये पहली जंग न थी। इस तरह की कितनी ही जंगों में फतहयाब होकर उसने गाजी मलिक का खिताब हासिल किया था, मगर फिर भी इस बार मखदूमा जहां के दिल में एक अजीब सी बेकली थी। वो उसकी बिगड़ती हुई सेहत की वजह से फिक्रमंद थी और उसका ख्याल था कि इस मुहिम पर खुद जाने की बजाय जोना खान को रवाना करना चाहिए था। जोना खान की भी यही ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश के तिश्ना रह जाने के बायस उसके दिल में हल्का सा मलाल था। इस बात का मखदूमा को अंदाजा था। दूसरी जानिब सुल्तान अपने उस दिन के रवैये से खासा अफसुर्दा था। उसे अंदाजा हो गया था कि भरे दरबार में उसकी खफगी ने जोना खान को शर्मसारो पशेमान कर दिया था।
مخدومہ جہاں نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، اس کی کلائیوں میں پڑے کنگن کھنک اٹھے۔ اس آواز پر تغلق نے بے ساختہ آنکھیں کھول دی تھی۔ آپ جاگ گئے؟ مخدومہ جہاں نے سوال کیا۔ مگر لگتا ہے کہ تم سوئی ہی نہیں، غیاث الدین اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، دراصل میں آپ کی روانگی اور جونا خان کی وجہ سے کچھ فکر مند ہوں، مخدومہ جہاں نے بغیر کسی پسو پیش کے سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم جانتی ہو بنیادی طور پر میں ایک سپاہی ہوں، بیوی کا رنجیدہ چہرہ دیکھ کر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ایک سپاہی کی اصل منزل میدان جنگ ہوتی ہے، اور یہ کوئی میری زندگی کی پہلی مہم نہیں ہے۔ تم اس طرح کی مہموں میں فاتحانہ انداز میں واپسی کی عادی ہو۔ مجھے اپنے رب کریم سے یہی امید ہے کہ وہ آپ کو فتح و نصرت کے ساتھ اس بار بھی کامیاب و کامران لوٹائے گا، مخدومہ جہاں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اور رہا سوال جونا خان کا، سلطان کے لہجے میں ہلکا سا پچھتاوا سمٹ آیا۔ مجھے خود اپنے اس دن کے لہجے پر ملال ہے۔ مجھے لگتا ہے جونا خان اس دن کے بعد سے مجھ سے کچھ خفا سا ہے۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ مخدومہ جہاں جلدی سے بولی۔ آپ کے بیٹوں میں وہ سب سے زیادہ سمجھدار، صاحب ادراک اور صالح بیٹا ہے۔ اس نے تو آپ کے لہجے کو محسوس بھی نہ کیا ہوگا۔ وہ باپ کے اونچے منصب سے واقف ہے۔ اگر اس کے باوجود آپ ایسا کچھ سوچتے ہیں تو میں خود اس سے بات کر کے آپ کی طرف سے اس کا دل صاف کروں گی۔ شکریہ بیگم۔ غیاث الدین نے تشکر بھری نظروں سے چہیتی بیوی کی طرف دیکھا۔ شروع سے آج تک یہ نیک عورت اس کی محبت کا دم بھرتی آئی تھی اور ہر دکھ سکھ میں اس کی شریک رہی تھی۔ وہ اس کے بچوں کی ماں تھی اور اس کی سلطنت دل کی ملکہ۔ مخدومہ، خدا نے مجھ پر جو مہربانیاں کی ہیں ان میں سب سے بڑی اس کی عنایت یہ ہے کہ اس نے تمہیں میری شریک زندگی بنایا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید غیاث الدین کسی سردار کے گھوڑوں کا سائز اور جنگل میں لکڑیاں چننے والا ایک عام سا انسان رہ جاتا۔ آپ کے مقدر میں تاجدار ہند بننا لکھا تھا۔ مخدومہ پورے یقین سے بولی۔ بھلا اس منصب تک پہنچنے سے آپ کو کون روک سکتا تھا؟ بنگال روانہ ہونے کے لیے لشکر تیار تھا۔ سلطان نے ولی عہد سلطنت ملک جونا خان کو اپنا قائم مقام بنا کر رخت سفر باندھا تھا۔ دم رخصت اس نے جونا خان کو سینے سے لگایا تھا، مگر قرین قیاس یہی تھا کہ باپ سے گلے مل کر بھی جونا خان کا گلہ باقی رہا تھا۔ سلطان غیاث الدین منزلوں پر منزلیں مارتا ناصر الدین کی مدد کی درخواست پر بنگال پہنچا اور حملہ ور ہوا۔ سلطان ایک دانا اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس کے حکمت عملی سے کیے گئے پہلے ہی حملے نے جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ ناصر الدین کا باغی بھائی بہادر شاہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سلطان کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ ناصر الدین نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ اسے سلطان نے لکھنوتی کی حکومت عطا فرمائی۔ اس کے بعد سنار گاؤں اور ست گاؤں کے علاقے فتح کر کے سلطنت دہلی میں شامل کیے اور پھر واپسی کا رخ کیا۔ راستے میں ترہٹ کا قلعہ تھا جو بے حد مضبوط تھا۔ سلطان قلعے پر حملہ ور ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فتح اس کا مقدر بنی۔ قلعہ ترہٹ کا راجہ ہر سنگھ دیو نے شکست کے بعد متی و باج گزار بننا قبول کیا اور سلطان غیاث الدین اپنی فتوحات کی فہرست میں ایک اور شاندار فتح تحریر کرتا کامیابی و کامرانی کے شادیانے بجاتا دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ تلنگانہ اور وارنگل کی مہم کے دوران پیغام رسانی کے مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث جو فتنہ اٹھا تھا اس کے تدارک کے لیے سلطان نے ایسا نظام قائم کیا تھا کہ لمحہ لمحہ کی خبر دہلی سے سلطان کے پاس اور سلطان کے پاس سے دہلی پہنچتی تھی۔ انہی ذرائع سے سلطان کے پاس یہ خبریں بھی پہنچ رہی تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی روش پہ قائم تھے۔ وہاں پہلے کی طرح ہی محافل سما کا انعقاد ہو رہا تھا۔ لوگ جوک در جوک ان محافل میں شریک ہوتے تھے۔ اب جبکہ بنگال کا مسئلہ بخیر و خوبی حل ہو چکا تھا، ملک لکی نے دھیمے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ تو آپ کو اس قضیے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، سلطان نے کسی قدر گسیلے لہجے میں کہا۔ میرے درگزر اور نرم رویے نے حضرت نظام الدین اولیاء کو گستاخ اور خودسر کر دیا ہے۔ وہی تو، ملک لکی لپکتے لہجے میں بولا۔ آپ کو دہلی پہنچتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کی اس بے نیازی اور خودسری کا تدارک کرنا چاہیے، مگر مجھے امید نہیں کہ وہ اپنے موقف سے ذرا بھر بھی ہٹیں گے۔ اگر وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے تو انہیں دہلی چھوڑنا ہوگا۔ سلطان نے قدرے گسیلے لہجے میں کہا۔ ہم دارالسلطنت میں کسی بھی ایسے شخص کو برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان معظم کا فیصلہ بالکل درست اور بہترین ہے، ملک لکی نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ اگر انہیں دہلی بدر ہونے کا حکم دینا ہے تو دہلی پہنچنے کا بھی کیوں انتظار کیا جائے؟ یہ حکم تو آپ یہاں سے بھی صادر کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سلطان نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ حضرت نظام الدین اولیاء کو پیغام بھجوا دیجئے کہ جب آپ دہلی میں داخل ہوں تو وہ دہلی میں موجود نہ ہو۔ ملک لکی نے سر ہلا کر مشورہ دیا اور سلطان سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی مخدومہ جہاں اور بیٹا جونا خان حضرت نظام الدین اولیاء کے بے حد عقیدت مند ہیں۔ اس کا یہ حکم ان دونوں کے لیے باعث ملال ہوگا، اس لیے وہ اس حکم کو صادر کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔
میرا خیال ہے ملک لکھی کہ ہمیں دہلی پہنچنے کے بعد ہی اس مسئلے پر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، مگر سلطان معظم اس معاملے کو چلتے مہینوں گزر گئے، ابھی دلی پہنچنے میں ہمیں کئی ہفتے درکار ہیں۔ گزرتے وقت کا ہر لمحہ ان کی سرکشی کو استحکام بخش رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ سلطان معظم کو فیصلہ کرنے میں اب گھڑی بھر کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ملک لکھی اور اس جیسے چند اور امراء کے سمجھانے پر آخر سلطان حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدری کا حکم نامہ بھیجنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس شام خود جونا خان بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سما میں شریک تھا جب سلطان کے پیغامبر نے آ کر سلطان کا پیغام سنایا تھا، آپ نے میری حکم عدولی کی ہے، اس لیے اب میں آپ کا وجود دلی میں برداشت نہیں کروں گا۔ جب میں دلی پہنچوں اس سے قبل ہی آپ دلی سے چلے جائیے۔ پیغام سن کر جونا خان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ اٹھا کر اس کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ہلکے تبسم اور پورے سکون کے ساتھ جواب دیا، ہنوز دلی دور است۔ چند دنوں میں سلطان دلی پہنچنے والا تھا۔ جونا خان نے فاتح باب کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ دہلی سے 6 میل کے فاصلے پر سلطان کے تعمیر کردہ شہر تغلق آباد میں جونا خان نے سلطان کے استقبال کے لیے ایک چوبی محل بنوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 3-4 دنوں کے شبانہ روز کام کے بعد تغلق آباد کے مقام پر یہ چوبی محل تعمیر ہو گیا۔ یہ محل عارضی تھا اور 24 ستونوں کے سہارے کھڑا تھا۔ یہاں سلطان کو عارضی طور پر قیام کرنا تھا۔ ظہرانے کا اہتمام تھا اور پھر سر شام سلطان کو وہاں سے دلی کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ جونا خان شب و روز اسی انتظام و انصرام میں مصروف تھا۔ مسلسل مصروفیت تھکن بن کر اس کے وجود پر چھا گئی تھی۔ آنکھوں سے پریشانی چھلکتی اور چہرے سے فکر و تردد کا اظہار ہوتا تھا۔ فیروز خان خاموش نظروں سے بھائی کی بدلتی کیفیتوں کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ اپنا بھائی عزیز تھا۔ جونا خان کی پیشانی کا ایک بل اس کی زندگی کے سکون و اطمینان کو تہ و بالا کر دینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ جونا خان کی آنکھوں سے جھانکتی پریشانی کی ایک چھوٹی سی رمق بھی فیروز کی روح تک کو متواحش کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود فیروز خان جونا خان کی پریشانی اور فکر مندی کا عقدہ حل نہ کر سکا تھا۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ شاید اس کی تنہائی اور اکیلے پن نے اس کے اندر مایوسی اور محرومی کا احساس جگا دیا ہے، مگر یہ تنہا زندگی خود اس کی اختیار کردہ تھی، جبکہ اس کی ماں مخدومہ جہاں نے تو اس کے لیے کتنے ہی رشتے دیکھ رکھے تھے۔ اور پھر وہ چاند چہرے اور ستارہ آنکھوں والی لڑکی کہ جس کا نام اسے بہت بعد میں معلوم ہوا تھا، زرنگار بانو، جس کا تخلص تنہا تھا اور وہ فارسی کی بہترین ریختہ گو شاعرہ تھی۔ اس شام تلنگانہ کی مہم پر روانگی کے وقت زرنگار کی خادمہ خجستہ بی بی امام زامن لے کر حاضر ہوئی تھی۔ اس بات کو برسوں بیت گئے تھے، اس کے بعد کوئی پیام و سلام نہیں آیا تھا، نہ کوئی خیر خبر ہی ملی تھی۔ کیا اب تک زرنگار بانو جونا خان کی راہ دیکھ رہی ہوگی، یا جونا خان کے مسلسل تغافل سے تنگ آ کر اور تنہا زندگی کے ہاتھوں عاجز ہو کر اس نے اپنے گھر اور دل کا دروازہ کسی اور کے لیے کھول دیا ہوگا؟ فیروز خان کو زرنگار کی دیوانہ وار محبت سے اس قسم کی کجادائی اور بے وفائی کی توقع نہیں تھی، مگر سوال یہ تھا کہ آخر وہ کس توقع پر جونا خان کا انتظار کرتی رہی؟ جونا خان نے تو کبھی بھولے سے بھی اس کا ذکر نہ کیا تھا، نہ کبھی پلٹ کر اس کی خبر لی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اس خیال نے فیروز خان کو وحشت زدہ کر دیا تھا۔ بالکل اچانک ہی اس کے دل میں خیال جاگا تھا کہ اسے زرنگار کی خبر لینی چاہیے۔ فیروز خان جونا خان کو بے حد و حساب چاہتا تھا، اور اس کی چاہت کا تقاضا تھا کہ وہ جونا خان کے چاہنے والوں کو بھی چاہے۔ سو اسی شام وہ شاہی محلے میں واقع نصرت خان کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کے پھیلتے سرمئی سایوں میں سال خوردہ اور خستہ حال حویلی خاموش اور اداس کھڑی تھی۔ حویلی کے خاک اڑاتے احاطے اور بیرونی دالانوں میں گونجتے سناٹے کسی بھی ذی نفس کے وہاں موجود نہ ہونے کے غماز تھے۔ کیا زرنگار بانو یہاں سے کہیں اور منتقل ہو گئی؟ اس خیال نے فیروز خان کو ہراساں کر دیا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا لکڑی کے بدرنگ پھاٹک کے قریب آ ٹھہرا تھا۔ ٹاپوں کی آواز سن کر بوڑھا دربان اپنی کوٹری سے نکل کر پھاٹک تک پہنچا اور فیروز خان کو دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ؟ بوڑھے دربان نے آنکھیں میچ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا نام فیروز خان ہے۔ میں؟ فیروز خان سٹ پٹا کر خاموش ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنے یہاں آنے کا کیا مقصد بیان کرے۔ آپ سلطان کے مرحوم بھائی رجب خان کے صاحبزادے ہیں نا؟ دربان نے تصدیق چاہی اور فیروز کے اسبات میں سر ہلانے پر بدرنگ سال خوردہ پھاٹک وا کر دیا۔ فیروز خان کا گھوڑا پھاٹک سے داخل ہو کر دل کی چال چلتا چند سنگی سیڑھیوں کے اوپر استادہ مرمر کے گول قطر والے ستونوں سے گھرے اسی بیرونی دالان کے پاس آ ٹھہرا تھا
जहां बरसों पहले जरनिगार ने अपनी बेपनाह और बेलौस मोहब्बत का इजहार किया था। नुसरत खान के इंतकाल के बाद अब घर में कोई मर्द मौजूद न था, इसलिए घोड़े थे न साइस। चुनाचे बूढ़े दरबार ने आगे बढ़कर फेरोज खान के घोड़े की लगाम थाम ली और फेरोज खान रिकाब में पांव धरे बगैर उछलकर नीचे आ गया। तभी दरवाजा खोलकर बूढ़ी अन्ना खुजस्ता बीबी दालान में दाखिल हुई और दालान की सीढ़ियों के करीब हैरानो परेशान फेरोज खान को देखकर हैरत ज़दा रह गई। वो फेरोज खान को हमेशा ही जोना खान के हमरा देखती रही थी। गो कि अब वो पहले वाला 10-11 बरस का बच्चा ना रहा था, बल्कि 18 साल का खूबरू और कड़ियल जवान बन चुका था। मगर खुजस्ता बीबी ने उसे फौरन ही पहचान लिया था। सरकार, आप? वो तेजी से सीढ़ियां उतरती उसकी जानिब लपकी थी। आपने मुझे पहचाना? मैं खुजस्ता हिरमान नसीब, नन्ही बेगम की निगोड़ी अन्ना हूं। उसने जल्दी जल्दी अपना तारुफ करवाया, फिर बोली, आप फेरोज खान है ना, जोना खान के चचीरे भाई? हाँ। फेरोज खान ने पेशानी पर फूट आने वाले पसीने को रुमाल से साफ करते हुए असबात में सर हिलाया। बस इस तरफ से गुजर रहा था, सोचा। अब वो जज्बाती होकर उस तरफ आ निकलने पर कुछ जिजबिज और शर्मिंदा हो रहा था। एक ऐसे घर में जहां कोई मर्द ना हो, किसी नौजवान की आमद का क्या मकसद हो सकता है? इस सवाल ने उसे परेशान कर दिया था। बहुत अच्छा किया जो आप चले आए। अगर अपने साथ आप उन्हें भी ले आते तो। उन्हें तो इल्म ही नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। फेरोज खान ने मुजरिमों की तरह सर झुकाकर एतराफ़े जुर्म किया। अगर मैं उनसे कहता तो शायद वो मुझे यहाँ आने की कभी इजाजत ना देते। हाँ, ये तो है। खुजस्ता बीबी ने बेबस अंदाज में गहरा सांस लिया। चलिए, यही क्या कम है कि आप तशरीफ ले आए। लहजा भर को बूढ़ी अन्ना के पपड़ी ज़दा लबों पर मसरूर तबस्सुम जागा, पर अगले ही लम्हे वो रंजूरो मलूल लहजे में बोली, आजकल नन्ही बेगम सख्त अलील हैं। क्या हुआ उन्हें? फेरोज खान ने बेतबाना सवाल किया। खुदा मालूम क्या हुआ है। खाना पीना छूट गया है, सूख कर कांटा हो गई है, नकाहत के बायस चलना फिरना मौकूफ हो गया है। रात दिन बिस्तर पर पड़ी मुंतजिर निगाहों से दरवाजे की तरफ तका करती है। ओह, आपने किसी तबीब को बुलवाया? फेरोज खान ने उसकी कैफियत सुनकर मुतवाहिश लहजे में सवाल किया। वो किसी को बुलवाने पर आमादा ही नहीं होती। बूढ़ी खादिमा ने सर झुकाकर बेबसी से कहा। कहती हैं, अब मौत ही मेरा इलाज है। फेरोज खान ख्वाहिश के बावजूद जरनिगार से मुलाकात की हिम्मत ना कर सका। वो चश्मे तसव्वुर से उसकी बर्बाद हालत देख सकता था, सो मलालो रंज से सर हिलाता वापसी के लिए पलट गया। जब वो वापस कसर में पहुंचा तो उसने देखा जोना खान, वली नेमत खान और उसी जैसे चंद शातिरो अय्यार फितरत मुसाहिबीन में घिरा किसी अहम मसले पर बहस में मसरूफ है। फेरोज खान उस ऐवान में दाखिल हुए बगैर गुलाम गर्दिश में चलता ख्वाबगाह की जानिब बढ़ गया। क्या जज्बे इतने बेवुक्कत और नारसा भी होते हैं? क्या मोहब्बत इतनी कमजोर और बेमाया भी हो सकती है कि लबे घोर पहुंचकर भी खुद को मनवा ना सके? ये मोहब्बत की कमजोरी थी या महबूब की हट धर्मी? फेरोज खान फैसला नहीं कर पा रहा था। जोना खान तख्तो ताज की चकाचौंध में शायद उस तारीख डेवड़ी में बिस्तर मर्ग पर पड़ी उस हिरमान नसीब लड़की को बिल्कुल फरामोश कर चुका था, जिसने अपने तई उसे अपना सब कुछ मानकर ताहयात उसी के नाम पर बैठे रहने का तहिया किया था। मगर ना खत्म होने वाले इंतजार का ये कर्ब उसका नन्हा सा दिल सह न सका और मौतो जीस्त की कश्मकश में मुब्तला उसके आखिरी दीदार का मुंतजिर था। क्या मोहब्बत की ये शम्मा बुझ जाएगी? क्या चाहत की लय पर मचलते दिल की धड़कनें थम जाएंगी? क्या जरनिगार बानो तन्हाई का कर्ब सहते सहते बिलाखिर हार जाएगी और मोहब्बत के दामन को थामने की उम्मीद में मौत को गले लगा लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फेरोज खान ने तड़प कर सोचा था। और अगले ही दिन शाही हकीम एहसन अली खान को जरनिगार के इलाज और मुआलजे के लिए भेजने का फैसला किया। अवाइल मार्च का सूरज तुगलकाबाद के नीले आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था। सर्दियों के मौसम की रुखसत होती मध्यम सी खुनकी का असर अब भी बाकी था, जिसके बायस धूप की तमाजत एक तस्कीन भरी हरारत बख्शती भली मालूम हो रही थी। सुल्तान अपने फातेह लश्कर जर्रार के साथ तुगलकाबाद में दाखिल हो चुका था। शहर के वस्त में वाक़े चौबी महल के सामने वली अहद जोना खान अपने तमाम उमरा व वज़रा के साथ अपने ताजदार वालिद गरामी का मुंतजिर था। सबसे आगे हाथी पर सागवान की लकड़ी और सोने चांदी के इम्तिजाज से बने होदे में सुल्तान जलवा अफरोज था। उसके दाएं बाएं उसके 6 जर्री और शुजा जरनैल रवा दवा थे। सुल्तान के हाथी के रुकते ही उमरा व वज़रा और वली अहद जोना खान आगे बढ़े। जोना खान के साथ फेरोज खान और उसका सबसे छोटा भाई महमूद खान भी था। 13 साला महमूद खान सुल्तान का बेहद लाडला और चहीता बेटा था। वो बाप से बेहद मानूस था। उसके लाम पे जाने के बाद महमूद खान सख्त उदास और रंजीदा था और आज जोना खान से जिद करके वो बाप के इस्तकबाल के लिए आया था। सुल्तान ने सबसे पहले जोना खान को सीने से लगाया। अपने वली अहद और लख्ते जिगर को सीने से लगाकर उसे दिली सुकून का एहसास हुआ।
وہ اپنے بھتیجے فیروز خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے بعد اس کی نگاہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے محمود خان پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں مسرت بھری چمک جاگ اٹھی۔ غیاث الدین تغلق ایک اچھا باپ تھا، وہ اپنے سبھی بچوں سے والہانہ محبت کرتا تھا، مگر جونا خان کو سب سے بڑے اور محمود خان کو سب سے چھوٹے ہونے کے ناطے خصوصی طور پر چاہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت محمود خان کو اپنے سامنے پا کر وہ بے حد مسرور ہوا اور اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بے ساختہ اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیا تھا۔ پھر امراء و وزراء نے باری باری آگے بڑھ کر سلام اور کامیابی کی مبارکباد پیش کی۔ نظریں گزارنے اور ہاتھی گھوڑے پیش کرنے کا پروگرام دوپہر کے کھانے کے بعد رکھا گیا تھا۔ سلطان ہاتھی سے اتر کر لکڑی کے اس خوشنما قصر میں داخل ہوا جو جونا خان نے اس کے استقبال کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ نشست گاہ کے علاوہ سلطان کے آرام کے لیے خوابگاہ اور طعام گاہ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ سفر کی تھکان اتارنے کے خیال سے غسل کے بعد سلطان نشست گاہ میں آ گیا۔ شاہی مطبخ خانے میں سلطان اور مہمانوں کے زہرانے کے لیے مشاق اور ماہر باورچی خانے تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ لشکریوں کے لیے بھی دعوت عام کا اہتمام تھا۔ قصر کے احاطے میں دور دور تک خانسامے اور بامن رسوئیے چھولداریاں لگائے بیٹھے تھے۔ اینٹوں کے عارضی چولہوں پر دیگیں چڑھی ہوئی تھی۔ ہندو لشکریوں کے لیے بڑی بڑی کڑاہیوں میں اصلی گھی میں پوریاں تلی جا رہی تھی۔ سوجی کا حلوہ گھوٹا جا رہا تھا۔ ایک جانب آلو اور چھولوں کی ترکاری تیار ہو رہی تھی، گویا عید کے میلے کا سا سما تھا۔ کھانا تیار ہو چکنے کے بعد طعام خانے میں لگا دیا گیا۔ ایرانی مخملی گالیچوں اور حریری پردوں سے آراستہ خانے کا یہ ایوان خصوصی طور پر سجایا گیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ جا بجا ساگوان کی چھوٹے پایوں والی منقش تپائیوں پر چاندی کے پیالوں میں تازہ پھول سجے تھے، جن کی جاں فضا خوشبو فضا میں ایک تازگی کا احساس جگا رہی تھی۔ خصوصی زردوزی کی کام والی مخملی وردیوں میں ملبوس خدام چاندی کے آفتابے اور سلفچیاں تھامے مہمانوں کے ہاتھ دھلانے میں پیش تھے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سلطان اپنے جرنیلوں، ولی عہد بھتیجے اور چھوٹے شاہزادے محمود خان کے ساتھ طعام خانے میں داخل ہوا۔ امراء و وزراء کے کھانے کا بھی یہی انتظام تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ سلطان نے اپنے لائق بیٹے کی انتظامی قابلیت اور اس قصر کی تعمیر کر کے استقبال کے انوکھے خیال کی تعریف کی۔ کھانا بھی سبھی کو بے حد پسند آیا تھا۔ کھانے کے بعد ولی عہد جونا خان فیروز خان کو ہمراہ لے کر تمام وزراء امراء کے ساتھ نظریں اور ہاتھی گھوڑوں کے پیش کرنے کے انتظامات میں لگ گیا، جبکہ سلطان چھوٹے شاہزادے محمود خان اور اپنے جرنیلوں کے ساتھ کیلولے کی غرض سے ایک کشادہ خوابگاہ میں آرام دہ ریشمی بستر پر جا لیٹا۔ کوئی 4 بجے کا عمل ہوگا کہ ایک زوردار گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ ایک طوفان سا اٹھا تھا اور سینکڑوں ستونوں پر کھڑا عارضی چوبی محل بالکل اچانک ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ کیلولے کی غرض سے لیٹنے والا سلطان دہلی غیاث الدین تغلق خوابگاہ کے موٹے شہتیروں سے مزین چھت تلے دب کر اپنے قابل اعتماد جرنیلوں اور سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے محمود خان سمیت ہمیشہ کی نیند سو گیا تھا۔